हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि डेप्रिसिएशन का प्रोजेक्शन कैसे करते हैं और वो कैश फ्लो एनालिसिस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब हम चलेंगे वर्किंग कैपिटल के प्रोजेक्शन में। जब मैं जेपी मॉर्गन में था तो वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्शन करने के बाद हमें पता चलता था कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, और कंपनी की लिक्विडिटी या तो कंपनी को बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे इसको आसान तरीके से प्रोफेशनली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। स्टेप नंबर 6, वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्शंस में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्टेप बाय स्टेप 9 पार्ट सीरीज है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 6, प्रोजेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपने शुरू के 5 स्टेप्स को नहीं देखा है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप स्टेप नंबर 6 का वीडियो ट्यूटोरियल देखें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको तभी फाइनेंशियल मॉडलिंग की अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज होगी। सो इसी के साथ चलते हैं प्रोजेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की शीट में। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इनकम स्टेटमेंट को हम पूरा फोरकास्ट कर लें, बट हमने देखा कि ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये वाले जो एंट्रीज हैं, इसको प्रोजेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट शीट की ज़रूरत पड़ेगी और वो शीट थी डेप्रिसिएशन कैपेक्स शीट। इसको हम ऑल्सो सपोर्टिंग शीट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे सेपरेटली इसका प्रोजेक्शन कर रहे थे और इनका प्रोजेक्शन करने के बाद में हमने इसे लिंक किया था, बैकलिंक, राइट। नाउ ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम अलग-अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए हमने सेपरेट शीट बना ली थी। इसी के साथ अगर हम बैलेंस शीट के आइटम्स को देखें, तो बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स के लिए हमें सेपरेट शीट लगेगी। तो उसमें से एक जो शीट है वो है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की शीट अगर आप ओपन करेंगे, ये भी सपोर्टिंग शीट है क्योंकि ये कोर इनकम स्टेटमेंट तो है नहीं। कोर इनकम स्टेटमेंट कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज़ है, ठीक है? तो ये तो रही वर्किंग कैपिटल की शीट। अब वर्किंग कैपिटल की शीट का इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम इसमें ये 3 आइटम्स जो हैं वर्किंग कैपिटल के, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी और अकाउंट्स पेएबल्स। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये डिटेल हमें करंट एसेट्स में मिलती है, अकाउंट रिसीवेबल्स इन इन्वेंटरी की, और अकाउंट्स पेएबल्स की डिटेल हमें करंट लायबिलिटीज़ में मिलती है। अब इनका प्रोजेक्शन करने के लिए हम एक अलग शीट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल सपोर्टिंग शीट। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अब वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन ये है कि भाई इट इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो उससे हमें क्या पता चलता है, कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है कितनी एफिशिएंटली रन कर रही है, आपके पास क्या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा है कि नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन हमें वर्किंग कैपिटल से पता चलता है। तो अगर आप फिर से बैलेंस शीट में वापस जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा, करंट एसेट्स इतना है और करंट लायबिलिटीज इतना है, राइट। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल आपके पास सफिशिएंट है। आपको ये याद होगा कि हमने ऑल्सो डिस्कस किया था करंट रेशियो के बारे में। आपको याद होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इसका फॉर्मूला था। इससे हमें पता चलता था कि कितना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में बेहतर है और बड़ा है, राइट। तो जैसे इस केस में अगर देखें तो 2.67 टाइम्स था, तो इसका मतलब 1 रुपये की करंट लायबिलिटी होगी तो 2.67 रुपये का करंट एसेट्स है। तो ये सिचुएशन बड़ी अच्छी है, राइट। लेकिन हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जब डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। आप देखेंगे यहाँ वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मेंशन कहीं किया ही नहीं है, राइट। कहीं पे भी नहीं है वो। तो इसका मतलब यह है कि ये कहीं और डिस्कस होगा, कहीं और प्रोजेक्ट होगा। आप सही सोच रहे हैं, ये इसका डिस्कशन और प्रोजेक्शन बेसिकली हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की।
लेकिन फॉर नाउ हम लोग केवल ये वर्किंग कैपिटल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल्स, इनको हम कोर वर्किंग कैपिटल आइटम्स बोलते हैं। पहले तो ये समझ लें कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? तो अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट को मान लो सेल कर दिया, ठीक है? अब सेल कर दिया, लेकिन क्लाइंट ने आपको अगर कैश में पेमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्लाइंट को टाइम दिया होगा कि 30 दिन, 60 दिन में आप पेमेंट करें। तो वो जो 60 दिन या 30 दिन जो भी पीरियड होता है, वो क्रेडिट पीरियड हो गया। तो वो जो आप अपने अकाउंट्स में जब सेल्स की एंट्री मारेंगे, तो सेल्स की एंट्री में वो अकाउंट रिसीवेबल्स के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि आपने उससे कैश नहीं लिया, लेकिन वो रिसीव होने वाला है फ्यूचर डेट में, तो इसलिए उसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अब सेकंड आ जाते हैं इन्वेंट्री के बारे में। अब इन्वेंट्री का वर्ड तो इन्वेंट्री ही है, मतलब जैसे कि आपने कोई भी सप्लायर्स से कुछ चीज़ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, राइट? अब मैकडॉनल्ड्स में ब्रेड की सप्लाई होगी, आलू की सप्लाई होगी, प्याज की सप्लाई होगी, ये कहाँ से आएगी? जो भी आएगी सप्लायर से ही आएगी, राइट? अब सप्लायर से आई, अब सप्लायर से आने के बाद में जो आपके पास पड़ा हुआ ये जो सामान है फूड का, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। अब इन्वेंट्री भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, जो रॉ पड़ी हुई है, और एक फिनिश्ड गुड्स हो गई, और एक वर्क इन प्रोग्रेस हो गई। फिनिश्ड गुड्स मतलब फाइनल स्टेज पे रेडी है सेल करने के लिए। जैसे कार सेल करने के लिए रेडी है फाइनल स्टेज पे शोरूम में। अब वर्क इन प्रोग्रेस हो गई कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कहीं न कहीं किसी स्टेज में बन रही है, और रॉ मटेरियल हो गई कि आपने बस ला के अभी रखा है। तो ये 3 टाइप की इन्वेंटरीज़ होती है, बट हमें उससे ज़्यादा लेना-देना नहीं है फॉर नाउ। हमें बस ये समझना है कि इन्वेंट्री होती क्या है, ठीक है? तीसरी चीज़ है अकाउंट्स पेएबल्स। अब अकाउंट्स पेएबल्स क्या होता है? अब देखिए, आपने अगर इन्वेंट्री ली, खरीदी है सप्लायर्स से, ठीक है? अब आपने सप्लायर से खरीदी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं उसको पैसा देने के लिए। या तो आप उसको फुल्ली कैश पेमेंट कर दें, या फिर आप उससे भी क्रेडिट पीरियड ले लें। मतलब कि आपने जब अकाउंट रिसीवेबल्स, जैसे कि क्लाइंट को आपने क्रेडिट पीरियड दिया था ना, वैसे ही आप सप्लायर से भी क्रेडिट पीरियड माँग सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मोस्टली कंपनीज़ में यही चलता है कि आप कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट डीलिंग जब होती है, तो आपको क्रेडिट मिलता है 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ काइंड ऑफ क्रेडिट पीरियड। तो आपके पास टाइम है सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए। तो वो जो अमाउंट आता है, जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेबल्स, ठीक है? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के प्रोजेक्शंस को। अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, तो हम प्रोजेक्शंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे ड्राइवर्स। किस बेसिस पे हम प्रोजेक्शंस करेंगे? जैसे कि रेवेन्यू में हमने परसेंट ग्रोथ यूज़ किया था, कॉस्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने मार्जिन्स को यूज़ किया था। सिमिलरली अगर हम वर्किंग कैपिटल में देखें, तो आप देख सकते हैं टर्नओवर रेशियोज़ मेंशन्ड हैं, और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ कैश कलेक्शन साइकिल इज़ ऑल्सो मेंशन्ड। तो ये होता क्या है, ये पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब एक बार आपको ये समझ में आ गया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की प्रोजेक्शन सुपर ईज़ी हो जाएगी। अब कैश कलेक्शन साइकिल को आप ऐसा सोचें कि अच्छा, अगर मुझे पैसा बनाना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, कि अगर कंपनी को पैसा बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कैश को इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की फिर सेलिंग होगी, और फिर वापस कैश आएगा सिस्टम में, राइट? तो एक जगह पे कैश का आपका आउटफ्लो होता है, दूसरी तरफ से इनफ्लो होता है। अब कैश कलेक्शन साइकिल क्या बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बीच में कितना टाइम लगने वाला है, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन। तो उस चीज़ को हम कैश कलेक्शन साइकिल बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल के आइटम्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें बताता है डे टू डे ऑपरेशंस में कितना हमारा एक्सपेंस होने वाला है, कितना हमें पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो इसमें सबसे पहले हम इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड को समझेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। अब इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड क्या होता है कि जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद से उसको आप
टाइम लेंगे उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, और फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो आपने इन्वेंट्री प्रोसेसिंग करने के लिए 30 डेज लगाए। ठीक है, तो 30 दिन में आपने रॉ मटेरियल से फाइनल उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया है। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड क्या होता है। ऑब्वियसली ये सब हम डेज की बात कर रहे हैं, 30 दिन। अब रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड ये होता है कि आपने सेलिंग प्रोसेस कर लिया, आपने बेच दिया, प्रोडक्ट बेच दिया है। अब आपने कितना क्रेडिट दिया है कस्टमर को, कस्टमर आपको 60 दिन में पे करने वाला है कि 15 दिन में पे करने वाला है, उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। अब लेट्स अज्यूम कि इसका भी कोई पीरियड होगा, लेट्स से 45 डेज लिख देते हैं। तो 45 डेज और 30 डेज। अभी ये समझ में आ गया। पेमेंट पीरियड क्या है? पेमेंट पीरियड होता है सप्लायर्स से रिलेटेड, कि आप सप्लायर्स को कितने दिन में पेमेंट करेंगे। अब आप समझो कि सप्लायर्स को आप 60 दिन में पेमेंट करते हो, तो ये हो जाएगा 60 दिन। तो इसके बेसिस पे कैश कलेक्शन साइकिल क्या होगा? अब आप ये सोचिए कि पहले 2 चीज़ें जो हैं, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड, इसमें क्या हो रहा है? आपकी कंपनी का पैसा फँसा हुआ है ना? क्योंकि आपने जब इन्वेस्ट किया, तो रॉ मटेरियल खरीदा, 30 दिन तक तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो प्रोसेसिंग में जा रहा है। अब उसके बाद आपने बेच दिया तो 45 डेज़ की और वेटिंग है। तो 30 और 45 डेज़ का जब हम एडिशन करते हैं तो 75 डेज़ के लिए तो आपको पैसा दिखने वाला है नहीं। ठीक है? तो अब दूसरी साइड ये होता है कि अब आपने पेमेंट भी नहीं किया है किसी का, तो सप्लायर्स का पेमेंट तो आप 60 दिन के बाद करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी और का पैसा आपके पास फँसा हुआ है। तो नेट-नेट में जब कैश कलेक्शन साइकिल का फ़ॉर्मूला हम लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, कैश कलेक्शन साइकिल इज़ इक्वल टू रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड प्लस इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड, क्योंकि इतने दिन तो आपका पैसा खुद का फंसा है और आपने किसी और का पैसा फंसा दिया है, तो माइनस साइन आ जाता है इसमें, माइनस पेमेंट पीरियड। तो 45 प्लस 30 माइनस 60 डेज, तो ये हो जाएगा 15 डेज। तो 15 डेज में आप वो पूरी कैश कलेक्शन की साइकिल को पूरा कर रहे हैं। तो ये मतलब आपको अगर समझ में आ गया हो, तो अब हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि रिसीवेबल्स टर्नओवर क्या होता है। अभी ये दोनों चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो हमारा पूरा जो फोरकास्टिंग है वर्किंग कैपिटल का बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब रिसीवेबल्स टर्नओवर को आप ऐसे सोचें कि अगर आप 45 डेज में कलेक्शन करते हैं, ठीक है, 45 डेज में आप कस्टमर से कलेक्शन करते हैं कैश का, तो एक साल में आप कितनी बार करते हैं? एक साल में कितनी बार करते होंगे? तो एक साल में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? 365 डेज़, है ना? एक साल में 365 डेज़ होता है, डिवाइडेड बाय कितने डेज़? 45 डेज़। अगर एक साइकिल 45 डेज़ की है, तो कितनी साइकिल होगी 365 डेज़ में? तो 365 डिवाइडेड बाय 45 कितना आता है ये? 8.1 टाइम्स, ठीक है? इन्वेंट्री टर्नओवर का भी सेम ही इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप 30 डेज में इन्वेंट्री प्रोसेस करते हैं, तो साल भर में आप कितनी बार प्रोसेस करते होंगे, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। और उसका कैलकुलेशन होगा 365 डिवाइडेड बाय 30 डेज, राइट? ये आ गया 12.2 टाइम्स। और पेबल्स का सेम इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप 60 डेज में एक बार पेमेंट करते हैं, तो साल भर में आप कितनी बार पेमेंट करते होंगे, पेबल्स टर्नओवर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 365 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया आपका 6.1। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि टर्नओवर्स के रेशियो क्या क्या हैं। अब आप ये देखेंगे टर्नओवर के रेशियो के बाजू में एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। रिसीवेबल्स टर्नओवर को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर को क्या बोलते हैं? COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। और पेएबल्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेएबल्स। सो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि अगर हमारे पास टर्नओवर की वैल्यू आ जाती है, तो हम ये जो नंबर्स हैं इसके नीचे अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेएबल्स हैं, हम ऑटोमेटिकली ढूंढ लेंगे क्योंकि हमारे पास सेल्स के नंबर्स हैं। आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट में हमने सेल्स के नंबर्स और कॉस्ट के नंबर्स ऑलरेडी फाइंड आउट करे हुए हैं। अब हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और पेएबल्स टर्नओवर रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम
ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला स्टेप ये होगा कि हम हिस्टोरिकली ये कैसा कैसा नंबर आ रहा है उसका हम अब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिसीवेबल्स टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। रिसीवेबल्स टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स के नंबर चाहिए रहेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स के नंबर चाहिए रहेंगे हिस्टोरिकली। अब ये नंबर्स यहाँ पे डायरेक्टली तो अवेलेबल है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, लिंक करना होगा। कहाँ से, बैलेंस शीट से। तो चलिए लिंक करते हैं बैलेंस शीट से इस वर्किंग कैपिटल शीट में। तो अकाउंट रिसीवेबल्स कितना है, बैलेंस शीट से सोर्स करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स कितना है 1440। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप ये ग्रीन कलर कोड है क्योंकि ये डिफरेंट शीट से आता है। इन्वेंट्री को भी लिंक कर देते हैं। इन्वेंट्री कितना है 3100 और इसी के साथ बाकी तीनों साल के लिए भी कर देते हैं। अकाउंट्स पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटीज में मिलेगा, ये 2200 है और ये कर दिया हमने लिंक। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें लिंक करना है रेवेन्यू दैट इज सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिंक कर लेते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसी के साथ हम यहाँ लिंक करते हैं 25500। ठीक है, ये है एक्चुअल्स 1 के लिए और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे बाकी पूरे फोरकास्ट ईयर के लिए भी, क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम लिंक करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे है रो नंबर 14 पे और इसको लिंक करने के लिए पहला नंबर है 12500। ये लिंक करने के बाद में आपके पास ये भी डिटेल इस शीट में आ चुकी है। सो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल्स 1, एक्चुअल्स 2 और एक्चुअल्स 3 के लिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, बहुत ही सुपर इजी चीज़ है ये। सेल्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स आपका रिसीवेबल टर्नओवर हो गया। तो 17.7 टाइम्स हो रहा है ये एक्चुअल्स 1 में, 18.6 और 19.8। तो टर्नओवर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,500 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, कितनी है इन्वेंट्री 3100। तो ये हमने कर दिया 4.0, 4.4 और 4.8। पेबल्स टर्नओवर कितना है, COGS डिवाइडेड बाय 2200। तो ये हो गया हमारा 5.7, 6.3 और 6.9। अभी टर्नओवर रेशियोज से क्या है, इतना इंट्यूटिवली समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमें ना अगर कलेक्शन पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड रहे तो हमें बहुत आसानी हो जाती है इंट्यूटिवली समझने की। सो इसलिए इसको अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 365 से। 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर विल गिव अस क्या, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 365 और 365 अगर आप नोट करें तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। और फॉर्मूले में अगर हम वो F4 डालें तो ये डॉलर डॉलर साइन आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये फिर मूव नहीं करेगा। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस सेल से दूसरे सेल पे तो ये L16 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नोमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं इसमें, L16 डॉलर डॉलर साइन डिवाइडेड बाय ये क्या है 17.7 रिसीवेबल्स टर्नओवर है। तो कितना आ गया ये 20.6 डेज। अब यही मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट डेज के लिए, तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं ये L16 मूव नहीं किया है बिकॉज इसमें सामने मैंने डॉलर डॉलर साइन डाले थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19.6 डेज और ये है 18.4 डेज। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं नीचे भी कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि ये न्यूमरेटर जो है 365 डेज ये मूव नहीं करेगा। इसके सामने ये रेफरेंस डाल रखी है डॉलर डॉलर साइन की, एंड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ये कितना आ गया 90.5 डेज। ठीक है, अब 90.5 डेज, 83.6 डेज और ये कितना है 76.4 डेज। तो अभी डेज के हिसाब से सोचो तो आपको इंट्यूटिवली समझ में आता है, अच्छा रिसीवेबल्स कलेक्शन है 18.4 डेज में, तो क्लाइंट आपको इतने दिन में पेमेंट कर देता है। इन्वेंट्री प्रोसेस करने के लिए आपको 75 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं। इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है ना।
अब सेम चीज़ अभी पेमेंट के लिए भी करते हैं। पेमेंट पीरियड कितना है? 64.2 डेज, 58.2 डेज एंड 52.7 डेज। तो मोटा मोटा ये 50-55 दिन का इनका पेमेंट पीरियड है। तो कैश कलेक्शन साइकिल कितना हो जाएगा? कैश कलेक्शन साइकिल हो जाएगा रिसीवेबल्स कलेक्शन प्लस इन्वेंट्री माइनस पेमेंट पीरियड। कितना आ गए? 46.9 डेज, 44.9 डेज एंड 42.1 डेज। तो मोटा मोटा अभी क्या हो रहा है कि ये जो इनकी कैश कलेक्शन साइकिल है ये रिड्यूस होती जा रही है। अब एक सवाल है आपके लिए, ये कैश कलेक्शन साइकिल ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा या कम होगा तो अच्छा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पैसा जल्दी मिल जाए तो वो अच्छा होगा, राइट? क्योंकि आपका पैसा फंसा नहीं रहेगा सिस्टम में या कंपनी में, राइट? तो इसलिए जितना ज़्यादा कम होगा उतना ये आपकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो ये अगर आप नोट करें तो ये पहले 46.9 डेज था, अब ये 42.1 डे है, तो ये बेटर होते जा रहा है। ठीक है, अभी ये हमें समझ में आ गया। अब इसी के साथ अब हम चलेंगे अपनी केस स्टडी में, और केस स्टडी में देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं केस स्टडी ओपन करता हूँ, और केस स्टडी में अगर हम देखें तो ये लिखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास है 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है: रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग पीरियड और पेमेंट्स पीरियड, राइट? अब इधर पे क्या लिखा हुआ है मैनेजमेंट ने कि उनका पूरा एम है कि कलेक्शन पीरियड को 19 डेज के पास ही रखा जाए। इन्वेंट्री प्रोसेसिंग में 70 डेज का टारगेट है और पेमेंट पीरियड 48 डेज का टारगेट है इनका। ठीक है, तो अभी अगर ये टारगेट है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं बिना ज़्यादा सोचे, क्योंकि मैनेजमेंट अगर बोल रहा है तो मोस्टली ट्रू ही होगा। और अगर हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है मैनेजमेंट? 19 डेज होगा। इधर पे देखें तो ये 70 डेज की बात कर रहा है, और यहाँ पे कितना? 48 डेज। तो सॉरी, ये 48 डेज है। तो मोटा मोटा ये देखिए रिडक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो 58 से 52 आया, तो 52 से 48 हो सकता है। सिमिलरली 83 से 76 आया, 76 से 70 हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने शायद मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये नंबर्स हमारे को मोटा-मोटा ये ठीक भी लग रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये नंबर्स ले लेता हूँ तो कैश कलेक्शन साइकिल क्या आता है हमारे अगले 5 साल के पीरियड के लिए? 5 साल के पीरियड में ये 41 डेज़ आता है। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन पीरियड का फ़ोरकास्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी ये डिटेल प्रोवाइड करी हुई है। अब इस कैश कलेक्शन के बेसिस पे, या जो भी कलेक्शन पीरियड के बेसिस पे या प्रोसेसिंग पीरियड के बेसिस पे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं टर्नओवर रेशियोज़? आपको याद होगा हमने अभी डिस्कस किया था कि ये अगर एक साइकिल 19 डेज़ में हो रही है तो 365 डेज़ में कितनी होगी? ये हमारे पास सिंपली हमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला 365 डेज़ डिवाइडेड बाय जो कितने एक साइकिल में टाइम लगता है, 19 डेज़। अब इसके सामने मैं फिर से डॉलर डॉलर साइन डाल देता हूँ। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, F4। आप यहाँ क्लिक करें और F4 दबा दें तो ये दोनों डॉलर साइन्स आ जाएंगे, L के सामने भी और 16 के सामने भी। ठीक है, अब ये हो गया आपका 19.2 टाइम्स। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये कि सारा फॉर्मूला सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है। अब इसी के साथ हम इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर अगेन 365 डिवाइडेड बाय 70, तो ये 5.2 टाइम्स आ रहा है। सेम कॉपी पेस्ट, और पेबल्स टर्नओवर भी कर लेते हैं 7.6 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अब हमारे पास आ चुका है रिसीवेबल्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और पेबल्स टर्नओवर भी। तो अभी तो अब हमारे पास में बहुत ही ईजी सा लास्ट स्टेप है जिसके बेसिस पे अब हम अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल्स का प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, और वो है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। सिंपली सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स। अगर रिसीवेबल्स टर्नओवर होता है तो अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल्स को अगर आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर। ठीक है, तो ये देखिए अभी
हमें क्या करना है, सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो इस फॉर्मूला को मैंने इधर कर दिया है, अकाउंट रिसीवेबल्स को लेफ्ट साइड में लेके और रिसीवेबल्स टर्नओवर को राइट साइड में ले आए, है ना। तो ये क्या हो गया, सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल्स, सॉरी सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो ये हो गया है 2394.2। ठीक है, अभी सेम चीज़ इन्वेंट्री के लिए भी कर लेते हैं। इन्वेंट्री क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये आता है हमारा 4354.7। और अकाउंट्स पेबल के लिए भी सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय पेबल्स टर्नओवर 7.6। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेएबल्स। ये ईयर 1 की वैल्यू है। अब ईयर 1 की वैल्यू आ गई है तो हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बाकी पाँचों साल के लिए भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास में अकाउंट रिसीवेबल्स के नंबर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कैश कलेक्शन साइकिल और टर्नओवर रेशियो और इसका इम्पोर्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो अब जब हमने ये कंप्लीट कर लिया है ये वर्किंग कैपिटल शेड्यूल, तो इसमें एक लास्ट स्टेप है, वो है लिंक्स का। ठीक है, लिंक्स आपको याद होगा जब हम डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, तो हम कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिंक करते थे, राइट। कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है आपका, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है और कैश फ्लोज है। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको ये वर्किंग कैपिटल में भी करना होगा। वर्किंग कैपिटल अगर आप देखें तो कौन से आइटम्स हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेबल्स। अब सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या ये इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। अगर इनकम स्टेटमेंट में अगर हम जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कोई रिसीवेबल्स नाम की चीज़ दिख रही है आपको, इन्वेंट्री नाम की चीज़ दिख रही है, नहीं। इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, बट इधर पे ऐसा कोई आइटम नहीं है, इसलिए ये इनकम स्टेटमेंट से हमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट। अब करंट एसेट्स में ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री है, करंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल्स है। तो ये जो फॉर्मूला अब जब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं तो हमें बस करना है इसको लिंक। तो लिंक करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स को। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स है, तो इसको लिंक किया हमने पाँचों साल के लिए। इन्वेंट्री को भी लिंक कर देते हैं। ठीक, इन्वेंट्री भी लिंक कर दिया हमने पाँचों साल के लिए। ओके, और हमें लिंक करना है पेएबल्स को, पूरे 5 साल के लिए भी पेएबल्स भी लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का लिंक। अब नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा लिंक बचा है, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो कैश फ्लो में हमें लिंक्स बची हैं जो हमें अभी करनी पड़ेगी। तो अभी कैश फ्लो के लिंकेजेस के लिए हमें एक काम करते हैं कि ये वीडियो अब हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा कैश फ्लो को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं। तो अभी एक काम पहले ये मैं कर लेता हूँ कि इधर पे लिख देता हूँ लिंक्स के बारे में, नो लिंक्स टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। लिंक वर्किंग कैपिटल आइटम्स टू बैलेंस शीट। ठीक है, एंड इसका जो लिंक है वर्किंग कैपिटल का, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ये जाता है एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। यहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ डिटेल में एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। लेकिन मैं लिख देता हूँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा होता है स्टेप नंबर 6 भी कंप्लीट। ये है वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल, वर्किंग कैपिटल के सपोर्टिंग शीट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इसका फोरकास्ट हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी है अगर आपको ये कैश कलेक्शन साइकिल और टर्नओवर रेशियो अगर समझ में आया हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हर बार मैं बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये सीरीज़ अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम और नए वीडियोस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो हमारा होगा स्टेप नंबर 7।